नमस्कार दोस्तों, RS फिल्म मीडिया में आपका स्वागत है। और आज से मैं सीधी बात कर पा रहे हैं। आज हम लोग एक मुद्दे पे आए हैं और उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। लखनऊ में किस तरह चीज़ें हो रही हैं। पहले तो इस संदर्भ में बात ये कर रहे हैं कि जब यूपी में राम राज की बात हो रही है तो राम कहाँ पर बैठे हुए हैं? क्या लोगों के मन में, लोगों के दिल में राम है? जब राम राज के लिए लड़ा गया तो क्या आपके मन में राम थे? राम किस चरित्र के इंसान थे? और उस चरित्र को क्या आपने अपनी जीवन शैली में लिया है? उस चरित्र को, इस बात पे हम थोड़ा गौर करेंगे। उसके बाद हम एक घटना पे बात करेंगे जो लखनऊ में 5 तारीख को घटना हुई है, जिसको गैंग रेप कहा गया है। एक 18 साल से उम्र की बच्ची, जिसको केजीएमयू से जिसको अपहरण करके, जो घटना सामने आई है, जैसी घटना अखबारों में और बाकी जगह से पता चली है, तो घटना का क्रम ये है कि 18 साल की उम्र की शायद बच्ची है और उसको केजीएमयू में अपना फ़ोन चार्ज करना था। उस फ़ोन चार्ज को लेकर, उसने फ़ोन को चार्ज करने को लेकर एक वहाँ पर शायद वैन वाले थे या चार्जर कोई थे, तो उनसे उन्हें संपर्क किया मेरा फ़ोन चार्ज किया जाए। और उसको चार्जिंग को लेके उस आदमी ने उसको गाड़ी में कहा कि फ़ोन यहाँ चार्ज हो जाएगा। तो गाड़ी में वो बैठ गई और वहाँ से उसको आईटी तक ले जाया गया। और आईटी से फिर उसको शायद उसका फ़ोन कहते हैं कह रहा था छूट गया है गाड़ी में। गाड़ी केजीएमयू में फ़ोन चार्ज हो रहा था, जिस गाड़ी में चार्ज हो रहा था वो गाड़ी आईटी पहुँच गई है, तो फ़ोन उसका वहीं पर रह गया है। अब थोड़ी बहुत ये बातचीत है, पूरी कंफर्मेशन अभी हमारे पास नहीं है, तो किसी बात का कंफर्मेशन नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो बातें आई हैं उस बातों के संदर्भ में बात हो रही है। आईटी पे उसको दूसरी गाड़ी पे बैठाया गया ड्रॉप करने के लिए कि आपको जहाँ से लाएगा वहाँ ड्रॉप कर देंगे। और एक आदमी था, उसके साथ वो बैठी और बाद में 2 आदमी और उसमें बैठ गए। अब वो गाड़ी वापस ना जाके बाराबंकी की तरफ गई, जहाँ पे उसको नशीला पदार्थ यानी शराब का सेवन भी कराया गया। जैसी जानकारी अखबारों में और बाकी जगह मिल पा रही है कि शराब का सेवन उसको कराया गया। उसके बाद लड़की के साथ जबरदस्ती बाराबंकी में सफेदाबाद के पास की गई। वहाँ पे लड़की के साथ तीनों ने एक एक करके जबरदस्ती की, दुष्कर्म किया। उसके बाद लड़की को वापस मुंशी पुलिया में फेंक दिया गया। खबर बताई जा रही 5 तारीख को और आज है आई थिंक 8 तारीख आई थिंक। तो आज खबर प्रकाशित हुई है पूरी। जैसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चीज़ें बताई गई, तो आज उसको प्रकाशित करके अखबार में पूरी पूरी खबर आ गई। 3 अभियुक्त के नाम भी आ गए हैं, कहाँ कहाँ के अभियुक्त हैं, कौन है, और तीनों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबर बुरी है, इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी लखनऊ में। और लखनऊ जहाँ पे मुख्यमंत्री जी रहते हैं, जहाँ योगी आदित्यनाथ जी रहते हैं, जहाँ पे जब योगी आदित्यनाथ जी पूरे यूपी को संभालने की बात करते हैं, तो लखनऊ तो खुद एक संभला हुआ शहर मानना चाहिए। लेकिन लखनऊ में जब ऐसी कांड हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सवाल बन जाता है कि किस हिसाब से प्रशासन सतर्क है, किस हिसाब से वहाँ की जनता सुरक्षित है। बात ही पूरी सवाल पे उठती है। इस पर हमने आज गए भी थे, कुछ लोग की बाइट भी लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ असमंजस की कहानी आ रही है कि कहानी बुनी बुनाई पूरी पूरी मीडिया के सामने रख दी गई। कहानी के पहले के किरदारों से कोई रूबरू नहीं है। पहले क्या चीज़ थी उससे रूबरू नहीं हुए, बाद में क्या चीज़ है वो भी रूबरू नहीं है। सिर्फ जो कहानी स्क्रिप्ट लिखी गई थी वही स्क्रिप्ट इस समय बाकी जगह मिल रही है। उसके अतिरिक्त कोई कहानी नहीं मिल पा रही है हम लोग को, मतलब मीडिया को नहीं मिल पा रही है। जब बातचीत करने पे आए तो जॉइंट कमिश्नर से RS फिल्म मीडिया ने बात करना चाहा। जॉइंट कमिश्नर जी ने बात करने से मना कर दिया, क्योंकि उस पर उनका कहना था कि जब DSP के ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीज़ें नरेट कर दी हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बात पे कुछ कहना चाहिए। तो ये उनका पक्ष था। उन्होंने ऐसा भी कहा कि कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप हमसे इंटरव्यू लेने के लिए। तो ये उनका पक्ष था और सही बात है, मीडिया ज़बरदस्ती नहीं कर सकती है किसी का पक्ष लेने के लिए। लेकिन जब आप लॉ एंड ऑर्डर हैं तो आपको अपनी राय इस संदर्भ में रखनी चाहिए थी। ये हमारा पक्ष है कि लॉ एंड ऑर्डर को एक बयान देना चाहिए था। अगर बयान मांगा जा रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर को एक बयान जारी करना चाहिए था।
कि घटना का क्या क्रम है, घटना के बारे में थोड़ी जानकारी अगर पूछ ली जा रही है तो उस घटना के संदर्भ में जानकारी दे देनी चाहिए थी। बात आती है कि घटना दर्ज कहाँ हुई है, तो अभी मेरे पास तो जानकारी नहीं, मीडिया का बाकी जानकारी होगी, मेरे पास अभी खुली जानकारी नहीं हो पाई। और केजेएमयू में जब ये कांड शुरू हुआ, आईटी से होता हुआ बाराबंकी में इसके साथ दुष्कर्म हुआ, यानी हमारे पास जो पॉइंट थे वो थे केजेएमयू, बाराबंकी और मुंशी पुलिया में उसको फेंका गया, यानी कि जो एग्जिट पॉइंट था हमारे पास वो था मुंशी पुलिया, यानी कि जो मुकदमा जो जो एफआईआर दर्ज होनी थी वो या तो बाराबंकी पे या फिर मुंशी पुलिया पे। और मेनली बात है कि मुंशी पुलिया के कोतवाली पे मुकदमा दर्ज होना चाहिए था और वहाँ पे एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने हमने गए वहाँ मुंशी पुलिया कोतवाली, तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। एफआईआर दर्ज कैसरबाग के वसीदा कोतवाली में हुई है, वहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई है। तो बातचीत करने में कोई आगे नहीं बढ़ रहा था, और चाहे वो पक्ष के हों, विपक्ष से अभी बातचीत नहीं हुई है और पक्ष के लोग अभी बातचीत करने में आगे नहीं आए। डिप्टी सीएम से भी बातचीत करनी चाहिए हमने, और वहाँ भी वो बिजी रहे अपने कार्यक्रम में, और डिप्टी सीएम भी क्या बयान देने से थोड़ा थोड़ा पीछे हटे। पार्षद जिसकी बात की उन्होंने भी थोड़ा बयान देने पीछे हटे, और प्रशासन से जब बातचीत करनी चाहिए तो प्रशासन भी पीछे हटा। हम इस खबर में बने रहेंगे और इस खबर के रूप को देखते रहेंगे कि जो खबर हमको सजा के दी गई है उस खबर को तो हमने सजा के रख लिया है, लेकिन उस खबर का अंदर की बातें क्या हैं वो जानना हमारा दायित्व है और उसको प्रकाशित करना हमारी जिम्मेदारी है कि असल में बात क्या है। पहला सवाल इसमें यह बनता है कि अधिकारी, अगर इसमें लिखा गया है कि अधिकारी की लड़की है तो अधिकारी किस रैंक के थे, किस रैंक के अधिकारी हैं वो जिनकी बेटी जिनके संदर्भ में ये बात आई है और ये जो कांड हुआ है। तो कहानी कुछ कुछ असमंजस टाइप की लगी। पहली बात तो ये लगी कि केजेएमयू में इलाज करने गई तो अकेले गई, कैसे गई, फ़ोन चार्ज नहीं था उसका तो गाड़ी में उसने भूल गई। उसके बाद वो गाड़ी से वहाँ तक ठीक है, कहानी सही है कि हो सकता हो किसी का फ़ोन चार्ज ना हो और वो फ़ोन के लिए आईटी आ जाए, ठीक है। आईटी में उस लड़की को जब फ़ोन मिल गया अपना तो वो स्वयं के साधन से वापस आ सकती थी, क्योंकि अब बात यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि जो स्वयं के साधन से आ सकती थी और फ़ोन भी उसका मिल गया था, तो वो फ़ोन कहीं और भी चार्ज था, उसको लग रहा है कि हम उसी गाड़ी से क्यों वापस जाएं। बात यही थी कि उसी गाड़ी से वो वापस जाने को क्यों तैयार हो गई। पहली बात तो हमारी ये फंसती है। दूसरी बात हमारी ये फंसती है कि जब उसमें कहानी में एक चीज़ और लिखी गई है कि उसको नशीला पदार्थ यानी शराब का सेवन कराया गया, तो शराब का सेवन जबरदस्ती कराया गया ये बात तो अभी आई नहीं है। लेकिन वहाँ पर अगर शराब का सेवन कराया गया तो गाड़ी में शोर शराबा भी हुआ होगा, थोड़ा उसने भी अपने पक्ष में कुछ लड़ाई भी लड़ी होगी। तो वो चीज़ और मुंशी आईटी से लेके गाड़ी बाराबंकी तक बेहतरीन तरीके से गई। ब्लैक फिल्म भी उसमें लगी होगी शायद, अभी हमें गाड़ी की जानकारी नहीं है तो इस बात पे हम कंफर्मेशन नहीं दे पाएंगे कि गाड़ी में ब्लैक फिल्म थी या नहीं थी। नहीं, वो गाड़ी मुंशी पुलिस आईटी से लेके बाराबंकी तक गई और इस संदर्भ में पॉलिटेक्निक पे चेकिंग होती है, आईटी पे खुद चेकिंग होती है, निशादगंज पाषाण नगर में भी रहती है। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस पॉइंट नहीं थे, रेड लाइट नहीं थी, रेड लाइट भी रहती हैं। तो उस रेड लाइट में कैसे लड़की ने विरोध किया होगा और किसी को पता नहीं चला, सब और शांति से ये काम बाराबंकी में जाके किया गया। तो थोड़ा इसमें भी थोड़ा सवाल बनता है कितनी शांति से चीज़ें हुई और ना सीसीटीवी फुटेज कोई पुलिस ने निकाली होगी तो शेयर नहीं हुई अभी तक। सीसीटीवी फुटेज भी कुछ नहीं गाड़ी की कि कहाँ से गाड़ी पास हुई, क्या पास हुई, कैसी गाड़ी का क्या है। अभी हम भी देखेंगे कि पुलिस ने निकाली कि नहीं निकाली, ये हम जांच पड़ताल करेंगे थोड़ी, हो सकता हो निकाली गई हो हमारे पास ना ही हो, तो भी हम देखेंगे सीसीटीवी फुटेज क्या इस घटना की कोई सीसीटीवी फुटेज भी है कि ऐसे ही।
क्योंकि कहानी कुछ भी रची जा सकती है। हमने एक कांड देखा था और एक कांड सामने भी आया था। मोहनलालगंज में जो हैंडपंप वाला रेप केस था, उसमें किरदार सजाए गए थे और किरदार सजाकर आरोपी को, जो कि आरोपी नहीं था, उसको आरोपी बनाकर पेश किया गया था। तो बाद में कोर्ट में चीज़ें कही गई, तो कहानी फिर जब कोर्ट में पेश की गई तो वहाँ पे पक्ष विपक्ष दोनों बहस करते हैं, तो वहाँ पर वो कहानी सफल नहीं हो पाई थी। तो ऐसे उदाहरण हैं जब पुलिस प्रशासन कहानी रचते हैं, कहानी रच कर सजा कर, क्योंकि उनका ये रूटीन का काम है, तो उनको मालूम है किस धारा में कैसे कहानी रची जाए, क्या किया जाए। अगर कोई एनकाउंटर होता है तो गाड़ी पलट जाती है। तो ये सब चीज़ें, उन कहते नहीं, जो आदमी जहाँ रहता है वो उसको उसकी मिट्टी अच्छे से पहचानता है। तो ये मिट्टी वो अच्छे से पहचानते हैं। हो सकता है सच भी घटना हो, कोई सवाल ऐसा ना बनता हो, लेकिन सवाल पूछना हमारा काम है और हम इसमें बने रहेंगे सवाल में कि कैसे ये घटना घटी, घटना का क्या क्रम था। और क्योंकि कोई भी किरदार हमारे सामने भी सिर्फ सिर्फ आरोपियों के नाम आए हैं और वो आरोपी लाइव हमारे पास एक कॉल आ गई थी हमारे पास, तो हम कॉल पे थोड़ा बिजी थे। हाँ, तो घटना का क्या क्रम था, इससे बातचीत करेंगे। दो चार हमारे पास कॉल भी आई हैं, एक एक कॉल भी आई इसके संदर्भ में, लेकिन उस पर हम कोई भी डिस्कशन करना वाकिफ नहीं समझते। खबर पे बने रहेंगे, और खबर वो नहीं है जो दिखाई जा रही है, मीडिया वो नहीं है जो आपके सामने से बना हुआ है। थोड़ा मीडिया के पक्ष को पहचानिए, और मीडिया के जो लोग हैं तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि खबर के पहलू पर तक जाने की कोशिश करें। मानते हैं चुनाव है और आपको अपना टारगेट कंप्लीट करना होता है। जो इतना महल बड़ा आपने बना रखा है, उस महल का एक एक तरीका, एक एक किराया भी आपको देना पड़ता है, एक एक ईंट का हिसाब भी आपको देना पड़ता है। तो उस हिसाब में इतने मत खो जाइए कि असल में जो पहलू है उसको नकार दीजिए। तो असल के पहलू को ना नकारिए और खबर के पूरे अंदर तक जाइए, देखिए खबर क्या है, क्योंकि यही हमारा काम है। चौथा स्तंभ अगर हम बने हैं तो चौथा स्तंभ हम ऐसे नहीं बने हैं कि अपना आई कार्ड ले लें और आई कार्ड लेके घूमें और देखें कि यहाँ पर मुझे परमिट है, प्रधान फलाना के साथ मैं खड़ा हो जाता हूँ, फलाना के साथ मेरी फ़ोटो आ जाती है, फलाना का मैं वीडियो कर लेता हूँ और इनके साथ मेरे टर्म्स अच्छे हैं। तो ये मीडिया का चौथा स्तंभ नहीं है। चौथा स्तंभ मतलब ये नहीं है। चौथा स्तंभ मतलब है कि आप सच तक जाएं और सच को समझें। तो अभी तक मैं इस खबर में बना रहूँगा और देखूंगा क्या क्या इसमें चीज़ें आ रही हैं, और जैसे जैसे जानकारी इसमें सामने आएगी वैसे वैसे जानकारी आपसे साझा भी करेंगे किस खबर में असली असली असल मसल असली चीज़ क्या है। अब बात करें कि घटनाएं क्यों हो रही हैं, ये ऐसी घटनाएं जो अभी राम जी की बात हमने की थी, क्या हमारे अंतर का इंसानियत मर चुकी है? हम कहते रहते हैं और कहीं भागवत बैठती है तो हम चले जाते हैं, कहीं कुछ पूजा हो रही है तो हम जाके बैठ लेते हैं। तो वहाँ से बैठने का मतलब क्या होता है? पंडित जी अपना कुछ एक किताब से प्रवचन बता रहे होते हैं तो उसको समझना भी होता है और उसको अपनी जीवन शैली में रखना भी होता है। अगर गीता का उद्देश्य लेके हम मथुरा में घूमते रहें और बाद में इस कांड को भी हम कर दें, तो उस गीता की पवित्रता का हम अनादर ही कर रहे हैं। फिर हम गीता की बात क्यों करें, हम अलग हर मज़हब की बात करें। हर मज़हब में ये चीज़ होती है कि सबसे पहले आप अपने अंदर इंसानियत रखिए। यहाँ पर जो आरोपी हैं वो किसी मज़हब के नहीं थे,
अगर होते तो वो चीज़ों को समझते। ये चीज़ हमारे समाज में फैल क्यों रही है? क्या क्या साइड इफेक्ट आते हैं जिससे कि आदमी की दशा ऐसी हो जाती है कि उस टाइप के कर्म करने पे लग जाता है? हो सकता हो कुछ माहौल अचानक से बदला है। जो 90 का दौर था और अब जो 2023 का दौर है, तो इसमें जो बदलाव हुए हैं शायद लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस बदलाव को, और उसको अपने जीवन शैली में ले नहीं पा रहे हैं। और उसी का कारण शायद मेरी तरफ से होता है कि उसी कारण है कि वो उस बदलाव को ना लेकर फिर उसको अलग ही दृष्टिकोण से जाकर इस तरह के कुकर्म कर देते हैं। दूसरी बात आती है कि हम कितने सोशल मीडिया में हम कितने सतर्क हैं। सोशल मीडिया में अगर कोई चीज़ जा रही है तो कंटेंट क्यों जा रहा है, ये जिम्मेदारी प्रशासन की होनी चाहिए और सरकार की होनी चाहिए कि हमारा जो माहौल है वो माहौल साफ सुथरा बना रहे, और जो हमारे लोग हैं, जो हम लोग हैं, हमारी जो जनता है, उनके में चीज़ें साफ सुथरी रहें और सुरक्षित रहें। वो ओपन माइंड होना अच्छी बात है, ओपन माइंड होना चाहिए, लेकिन ओपन माइंड मतलब ये नहीं कि, क्योंकि देखिए ये भारत है, ये अमेरिका नहीं है। यहाँ पे कृषि विभाग, कृषि की ज़्यादा ज़मीन लोग हैं, किसान ज़्यादा हैं, मजदूर ज़्यादा हैं। तो ये नहीं कि मतलब वो पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं कि वो देहाती हैं। मतलब ये है कि अगर किसान की जो जीवन शैली है वो अलग होती है, वो इतनी एडवांस नहीं होती, क्योंकि उसका पूरा पूरा जीवन ज़मीन पे ही, ज़मीन की देख रेख और ज़मीन को संभालने में ही रह जाता है। वो ये नहीं जानता कि समिट बिल्डिंग क्या चीज़ होती है, समिट बिल्डिंग में चलता क्या है, लखनऊ की ये चीज़ों से वो वाकिफ नहीं रहता। तो जो जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है, तो वहाँ की जो जीवन शैली है, वहाँ की जीवन शैली अपने हिसाब से है, वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से जीवन शैली गाँव की है। शहर की जीवन शैली अपने हिसाब से है। शहर, सारे शहर होते हैं, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो मथुरा हो, चाहे वो आगरा हो, तो हर शहर की जीवन शैली अपने हिसाब से है। मेट्रो सिटी की जीवन शैली बिल्कुल ही एडवांस है। वो जो मेट्रो सिटी की जीवन शैली बिल्कुल ही एडवांस है, वहाँ का कल्चर। अब ये गैप आ गया हमारे जीवन में कि मेट्रो सिटी की जो जीवन शैली है, जो ग्रामीण में गांव की और जो किसानों की जीवन शैली है, ये डिफरेंट हमारा आ गया। लेकिन अब इन दोनों डिफरेंट में जो मैटर जा रहा है, कंटेंट जा रहा है, वो एक ही जा रहा है। कंटेंट इन द सेंस अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें जा रही हैं, चाहे वो कोई भी कंटेंट हो, चाहे वो वेब सीरीज हो, चाहे वो रील हो, चाहे वो शॉर्ट्स हो, चाहे वो मूवी हो, एनीथिंग, चाहे वीडियो हो, कुछ भी, वो कंटेंट हर जगह सेम जा रहा है। चाहे उस पर कोई लगाम नहीं है उस कंटेंट में। इंटरनेट के सोशल मीडिया में जो कंटेंट जा रहा है बिल्कुल सेम, उस पर कोई ना किसी कोर्ट का, ना किसी का सेंसर बोर्ड का, ना किसी का कोई लगाम नहीं है। एनीथिंग आप पोस्ट कीजिए, चली जाएगी। हाँ, किसी ने आर्गूमेंट कर दिया तो आपके पास मैसेज आ जाएगा, तो आर्गूमेंट को अपनी तरीके से फिलअप करके आप दे दीजिए, तो वो हो सकता है आप पब्लिश रहें या फिर आप ब्लॉक रहें। तो ये उसमें एक छोटा सा क्लॉस है, वो क्लॉस हो जाता है, तो वो कंटेंट परोसा जा रहा है। तो जब ऐसे कंटेंट जब दो डिफरेंट एरिया पड़ोसे जा रहे हैं, तो लोगों की कहीं ना कहीं, हम कहें सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज़ है सेक्स एजुकेशन, उससे वाकिफ होना चाहिए आपको, तभी मतलब कि चीज़ें इक्वलिटी में आएगी, हम समझेंगे। लेकिन हम अब हम कहें किसान में जाकर हम ये एजुकेशन देंगे तो वो कोई होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर फिर वो लोग अपनी ज़मीन और बाकी चीज़ को समझेंगे पहले, और उस रोजी रोटी को समझेंगे, अपने सरकार की जो नीतियां हैं उसको समझेंगे, कि ये बैठ के ये समझेंगे। तो ये जो कंटेंट जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक डिफरेंस पैदा करते हैं, और वो मानसिकता फिर वो बदलाव कर देते हैं। जब अब इतना खर्चा, इतना लोड आ चुका है अपनी ज़िंदगी को जीने में और परिवार को चलाने में, तो आदमी कुछ ना कुछ काम करता ही है। तो फिर वो चाहे शहर में आके कुछ अपना रोजगार के संदर्भ में काम करे, या फिर नौकरी करे, या पढ़ाई लिखाई करे, या हिसाब से कुछ काम करे। तो जब ऐसे काम तब आदमी करता है, उसका से कंटेंट भी जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मानसिकता उसकी कभी ना कभी तो बदलाव होगी। और जो गांव के क्षेत्र, गांव का मैं ना कहूँ, या फिर कहूँ जो वेल डेवलप नहीं है, पूरे विकसित नहीं है,
तब वो लोग वो ऐसे उसमें मेट्रो सिटी में आते हैं और फिर चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि ये नॉर्मल है। अभी मैंने बहुत से लोग से बात भी की है, तो उनका भी यही कहना है कि ये जो चीज़ें हैं ये होनी नहीं चाहिए। बहुतों लोग ने इसे परिधान में बोला कि लड़कियों का परिधान ऐसा है इसलिए, तो मुझे नहीं लगता और किसी को भी नहीं लगता कि एक परिधान एक क्राइम को जन्म देता है। परिधान कभी भी क्राइम को जन्म नहीं देता, लेकिन परिधान होना चाहिए। अब यहाँ पर एक उर्फी जावेद का भी हमने पूछा था, तो वहाँ से बातचीत हुई थी, लेकिन हाँ वो परिधान नहीं होना चाहिए, उर्फी जावेद वाला परिधान नहीं होना चाहिए। ऐसे कंटेंट जब हमारे सोशल मीडिया में आते हैं तो ये कहीं ना कहीं सरकार को रखना चाहिए कि कंटेंट को हटाया जा सके। कंटेंट सही जाए, जानकार जाए, एंटरटेनमेंट जाए, लेकिन वल्गर ना जाए। वर्कर की लिमिटेशन क्या होनी चाहिए? अब जो शॉर्ट फिल्म वेब सीरीज जो इतने ओटीटी के प्लेटफॉर्म हैं उनको कम कर देना चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं कि 100 से ज़्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म को रखने के लिए। टेलीकास्टिंग का लाइसेंस होता है तो ओटीटी का भी होना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए। हर किसी को ऐसे ही नहीं ओटीटी का प्लेटफॉर्म दे देना चाहिए, और उस ओटीटी के प्लेटफॉर्म पे आप कंटेंट क्या रखते हैं इसके भी कोई नियम होने चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई पे मतलब की कहानी, कुछ भी कहानी हो जाती है। अभी सेक्स एजुकेशन की बात करें और ओटीटी की बात करें तो ओटीटी में पे मतलब की कहानी, पे मतलब का रंग, पे मतलब का एंटरटेनमेंट डाल डाल के आप वो तो अपनी कमाई कर रहे हैं, लेकिन वो क्या परोस क्या रहे हैं? हमें नहीं लगता कि कला एक ऐसी चीज है। कला कला की बात करें तो गुरुदत्त से बड़े कलाकार कोई नहीं थे, ना डायरेक्टर थे, होंगे लेकिन थे नहीं। तो उन्होंने हर चीज़ को शूट आउट किया, हर चीज़ को, पहलू को समझा, सीन को समझा। राजकुमार, राज कपूर राज कपूर जैसे डायरेक्टर, उनसे बड़े जो कंटेंट को समझते हैं, कंटेंट की हर एक भाषा और जो सीन को जाना उस सीन को जाना ही है, तो वैसे कंटेंट सही हैं। लेकिन ओटीटी पे जो कंटेंट जा रहे हैं वो बेमतलब की कहानियां जा रही हैं, तो उसको कहीं ना कहीं हर इंसान को नहीं, प्रशासन को भी समझना आना चाहिए कि हमें ये कंटेंट, हमें अपना समाज बिगाड़ रहा है। जो हम सर्टिफिकेट मूवी को या तो देना बंद कर दें, हम खोल दें कि कुछ भी हो रहा हो, नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा वाला सीजन चल रहा है, और वही सीजन इस समय शायद कह सकते हैं, क्योंकि राजा जो है उसको कोई मतलब नहीं है उन सब चीज़ों को, वो देख नहीं रहा है कि जो पब्लिक है उस पर क्या चीज़ें जा रही हैं, और नगरी ऐसी है जिसको पूरा अंधा भरोसा है राजा पे। तो आज के लिए इतना ही, आगे बार वार्ता करेंगे और खबर में बने रहेंगे, और खबर के हर पहलू पे हम जाएंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस खबर में बने रहेंगे। हमें मालूम है बहुत मुश्किल काम है, लाइव आने का मतलब यही था कि जो हम काम करेंगे बहुत मुश्किल काम है, और इस पे कई फ़ोन भी आते हैं, बहुत कुछ होता है इस पे, लेकिन वो काम हम करेंगे क्योंकि सच दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। और खबर को हम देखेंगे कि कैसे उसको सही तरीके से निकाल सकें और आप तक पेश कर सकें खबर को। हमारे साथ बने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।